नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, आज की वीडियो में टॉपिक है गणित शिक्षण की समस्याएं और उनके समस्या के समाधान। जो एनसीएफ 2005 में जो समस्याएं और उसके समस्या के समाधान जो बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिए गए हैं। दोस्तों, भले ही आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन हकीकत तो ये है, ये 15 नंबर का पेडागोजी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में वही पॉइंट लिए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो आपको पढ़ना तो पड़ेंगे ही, और साथ में नोट्स भी बनाकर पढ़िए तो याद करने के लिए आसान हो जाएगा। कोशिश करूँगा मैं पूरा समझाने की। तो देखते हैं गणित शिक्षण में क्या समस्याएं होती हैं, उसकी क्या दुश्चिंताएं हैं। तो देखते हैं, एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव रहता है। क्यों रहता है, इसके क्या कारण हैं? क्योंकि गणित की प्रकृति संचयी है। आप कहोगे गणित की प्रकृति तार्किक है, तो गणित की प्रकृति तार्किक है, लेकिन उसके बाद गणित की प्रकृति दूसरे नंबर पर कहती है कि संचयी भी है। संचयी का मतलब यहाँ ये है कि गणित एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाई जाती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में समझने में कठिनाई हो रही है तो जाहिर सी बात है उसे प्रतिशत भी कठिन लगेंगे। इस प्रकार से कहा गया कि गणित की प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेंगे। अगला पॉइंट है, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, यानी कि प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ये प्रतीकात्मक चिन्ह कहलाते हैं, जिसके कारण बच्चों निरस्ता और घबराहट होने लगती है। उन्हें लगता है पता नहीं ये काय का चिन्ह आ गया, पता नहीं इसका क्या प्रयोग है। सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। सामाजिक भेदभाव में कहा गया कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन आज के समय में लड़कियां सबसे ज़्यादा गणित पढ़ रही हैं। अगला पॉइंट है, गणित में उपयोग की गई भाषा रोज़मर्रा की भाषा से अलग होती है। गणित बच्चों को कठिन क्यों लगती है? क्योंकि कुछ टीचर क्या होते हैं, सीधे सीधे गणित की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय जो रोज़मर्रा की वातावरण में प्रयोग होने वाली भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब इसके बाद है निराशाजनक पाठ्यचर्या। निराशाजनक पाठ्यचर्या भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण बच्चों को गणित कठिन लगती है। इसके अंतर्गत है, गणित की पाठ्यचर्या ज़्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है। विधियों और सूत्रों को रटने के लिए बच्चे आसानी से रट नहीं पाते, इसलिए उनको गणित कठिन लगती है। यदि उन्हें वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाए तो शायद उनको कठिन ना लगे। अगला पॉइंट है, लगनशील बालकों के लिए पाठ्यचर्या तथ्यात्मक गहराई एवं चुनौतियां प्रदान नहीं करती, जिससे उनकी योग्यता सीमित रह जाती है। कहने का अभिप्राय है, जिन बच्चों को गणित आती भी है या समझते भी है तो उनका जो है तथ्यात्मक ज्ञान उनको नहीं कराया जाता, यानी कि आम जीवन में उसका गणित का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बच्चों को त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है तो उसका आम जीवन में कोई उपयोग समझ में नहीं आता है, तो बच्चों को ये कठिन भी लगने लगती है। अब शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, यह भी गणित की कठिनता के लिए जिम्मेदार है। कैसे? पाठ्य पुस्तक केंद्र अध्यापन विद्या शिक्षक की स्वयं की गणितीय गतिविधि को स्वस्थ बना देती है। यानी कि कुछ शिक्षक होते हैं जो बिना पाठ्य पुस्तक के पढ़ाते हैं, अपनी अनुभवों के आधार पर पढ़ाते हैं, बोर्ड में समझा कर पढ़ाते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज दे देते हैं, टिक लगवा देते हैं और टिक लगाकर उनको घर के लिए होमवर्क दे देते हैं। ये काम गलत है और ये कहलाती है पुस्तक केंद्र अध्यापन, जो कि गलत है और कठिन लगने लगती है और बोरिंग लगने लगती है। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी बच्चों को महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन से वंचित कर देती है। यदि शिक्षक उस विषय में खुद तैयार ना हो, उसको खुद ना आता हो, तो बच्चों को ये नहीं समझा पाता है कि वो कार्य को आगे कैसे बढ़ाए, उसको अभिप्रेरणा नहीं दे पाता, उसको प्रोत्साहन मोटिवेशन नहीं दे पाता है। गणित शिक्षण की समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 की सिफारिशें। अभी तक हम बता रहे थे कि बच्चों को गणित कठिन क्यों लगती है, गणित की दुश्चिंता क्या है। तो अब है कि इसकी समस्या के समाधान एनसीएफ 2005 में क्या बताए हैं। दोस्तों, ये पॉइंट रखना, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं से पॉइंट उठा लेता है, 4 विकल्प दे देता है और पूछ लेता है कौन सा एनसीएफ 2005 कहता है, किसकी सिफारिश करता है और किसकी सिफारिश नहीं करता है। जब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होंगे तभी आप सही और गलत कथन का बता पाएंगे। तो गणित शिक्षण समाधान हेतु एनसीएफ 2005 ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है, गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्य से हटकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना चाहिए। अब संकीर्ण फोकस और ऊंचे लक्ष्य और संकीर्ण लक्ष्य ये क्या होते हैं? लक्ष्य यानी कि उद्देश्य।
संकीर्ण उद्देश्य वो कहलाते हैं जो सिर्फ गणित इसलिए पढ़ाई जाए कि बच्चे को सामाजिक जीवन में प्रयोग कर सके, आम जीवन में उसका प्रयोग कर सके और रोजपरक उसको रोजगार दे सके। और उच्च लक्ष्य क्या कहलाते हैं, उच्च उद्देश्य क्या कहलाते हैं गणित की? उच्च उद्देश्य कहलाते हैं कि बच्चों को यदि कोई चीज़ आती है तो उसका विचार करना, उसके तर्क करना और उसके गणितीकरण करना और उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर आगे का ज्ञान बताना, पढ़ाना और आगे की ओर बढ़ाना, ये कहलाता है ऊंचे उद्देश्य। और नीचे लिमिट, संकीर्ण का मतलब होता है लिमिट, लिमिट का मतलब होता है बस बच्चा ये सीख ले कि गिनती का प्रयोग कहाँ होता है, कोई चीज़ इतनी खरीदी तो कितने की आएगी, आम जीवन में उसका क्या प्रयोग है। तो उसको जो लिमिट से ऊंचे उद्देश्यों की तरफ पढ़ाना चाहिए। अगला है समस्या समाधान गतिविधियों आदि से अधिगम वातावरण का निर्माण करना, यानी कि बच्चों को समस्या देनी चाहिए, फिर उसके समस्या के समाधान बताना चाहिए, वो भी वातावरण से जोड़कर। आकलन पद्धतियों को बदलना ताकि शिक्षार्थियों के क्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यता की परख हो। देखिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार परिभाषा है कि बालक की गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे, तो यही आ गया यहाँ गणितीकरण। गणितीकरण का मतलब है कि आकलन पद्धतियों को बदलना ताकि क्रियात्मक ज्ञान की बजाय वह स्थान गणितीकरण पर योग्यता की परख हो, यानी कि उसको बोझ ना लगे, बिना बोझ की शिक्षा कर सके, उसको सरल लगे, वो सोच विचार कर सके, तर्क की विद्या उसके अंदर मन में चल सके। अगला पॉइंट है समय अनुसार उपागमन उपयुक्तता को जानना। अगला है जब सटीक हल मौजूद ना हो तब राशियों के सन्निकट का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों में इन दोनों आवश्यक कौशलों का विकास करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है जैसे दशमलव पद्धति हम पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आए, उसके हो सकता आसपास भी आ सकता है। तो बच्चों को इस कौशल का विकास भी करना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। बच्चों में स्थिमीकरण का विकास करना। अब ये स्थिमीकरण शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है? स्थिमीकरण का मतलब होता है जब कोई सामान कम दाम पे खरीदा जाए या वही चीज़ कम दाम पे उपलब्ध हो तो बच्चे पहले ये सोच सकें कि ये दूसरी दुकान पे ये महंगी है, इस दुकान पे सस्ती है, तो इसका क्या कारण है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। अर्थात कहने का मतलब है कि कम से कम खरीदा जाए या दो विभिन्न रास्तों के द्वारा एक मंजिल पर पहुंचना। जैसे बच्चे के पास दो रास्ते हैं तो उसको ये सोचना कि किस रास्ते से जाया जाए ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, किस में ज़्यादा फायदे हैं, किस रास्ते में ज़्यादा घाटे हैं। यानी कि दो नाव की सवारी करने के बजाय एक नाव की सवारी करना और ये जानकर कि लाभ और हानि किस में ज़्यादा है, इसे कहते हैं स्थिमीकरण। तो इस शब्द को याद रखिए। बच्चों में दृश्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण और निरूपण कौशलों का विकास करना। दृश्यीकरण यानी कि दिखाकर, यानी कि बोर्ड के द्वारा पढ़ाना, ठीक। प्रत्यक्षीकरण सामने प्रदर्शित करके, निरूपण समझाकर, चित्र के द्वारा, संकेत के द्वारा कौशलों का विकास करना। बच्चों में तर्कों का मूल्यांकन करना, निराधार कल्पनाओं को बढ़ाना, जैसे कहानियों कथनों के माध्यम से पढ़ाना और उनको जो कल्पना उनके मन में हो उनको जो है बढ़ावा देना, उनकी जांच करना आदि को विकसित करना चाहिए। स्कूली गणित का बच्चों के सामाजिक वातावरण के निकट का संबंध होना चाहिए। खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना चाहिए। खुले हुए प्रश्नों का मतलब है कि एक प्रश्न के कई उत्तर हों जिससे उनकी तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे पूछ दिया जाए बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर होगा लखनऊ। लेकिन यदि उससे पूछ दिया जाए बताइए उत्तर प्रदेश की यदि कोई नई राजधानी बनाई जाए तो कौन कौन बना सकते हैं, तो कई बच्चे कहेंगे प्रयागराज बनाई जाए, कई बच्चे कहेंगे झांसी बनाई जाए, कई बच्चे कहेंगे लखनऊ ही रहने दिया जाए। तो इससे कई बच्चों के कई तर्क आएंगे, यानी कि एक प्रश्न के कई उत्तर, ये कहलाते हैं खुले हुए प्रश्न। अगला पॉइंट है जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, औपचारिक यानी कि किसी विद्यालय में नहीं पढ़े हैं, उनको ज्ञान कहीं से किसी प्रकार से मिल गया है, और अनौपचारिक कहलाते हैं जिनको कहीं किसी प्रकार से ज्ञान मिल गया है और वह मानसिक गणित की कई विधियों का उपयोग करते हैं जिन्हें लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। लोक दशमलव प्रणाली, लोक यहाँ लिख लीजिएगा, लोक, लोग की जगह लोक। लोक मीन्स लोग यानी कि व्यक्ति, लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं इसको, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। अब देखिए गांव में हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में कहा जाता है कुरेहा हिसाब।
कोरिया साहब का मतलब है वो कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की होती है, पर हमारे बाबा लोग होते हैं अभी भी उनको कोई हिसाब दे दिया जाए तो वो ऐसे फटाक से लगा देते हैं जैसे उनको पहाड़े गिनती गुणा भाग जोड़ घटा बिल्कुल उनके मुँह में रटे हुए हों। इसको कहते हैं कोरिया हिसाब। तो गणित भाषा में इसको कहा गया लोक दशमलव प्रणाली, यानी कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते वह मानसिक गणित की कई विधियों का उपयोग करते हैं जिन्हें लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली का प्रयोग विकास बच्चों में भी करना चाहिए ताकि इससे बच्चों की तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला पॉइंट है ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, ज्यामिति बॉक्स आदि के प्रयोग पर बल देना चाहिए। ग्राफ पेपर आप जानती हैं, जियो बोर्ड, गिनतारा ये सब आप जानते हैं। रोमन अंकों का उपयोग हिंदू अरबी गणना में नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है। और स्थानीय मान आप जानते हैं क्योंकि जब हम रोमन अंकों के स्थानीय मान निकालते हैं तो नहीं निकलता है। अब देखिए सीटेट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाया जा सकता है। हस्तपरक प्रतिमान, मौखिक एवं लिखित भाषा द्वारा, वास्तविक संसार की स्थितियों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए बच्चों में गणितीय चिंतन का विकास को दर्शाना है, विचार को बताना है तो उसको हस्तपरक प्रतिमान देना चाहिए यानी करके सीखना, मौखिक एवं लिखित द्वारा और वास्तविक संसार की स्थितियों द्वारा यानी पर्यावरण से जोड़कर। तो ये होगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए एक गणित शिक्षक को क्या करना चाहिए। खोजपरक उपागम का उपयोग, छात्र की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग, छात्रों के साथ चर्चा करना, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों, देखिए अगर वास्तव में कोई अच्छा शिक्षक होगा और बच्चों में तार्किकता का विकास करना चाहता है और निश्चित प्रकार की सोच बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए खोजपरक उपागम देगा यानी करके सीखने पर बल देगा और छात्रों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएगा और छात्रों के साथ चर्चा करेगा, बातचीत करेगा, समस्या का समाधान बताएगा। अगला प्रश्न है गणित में प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु इकाइयाँ बताई जा सकें, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो उत्तर हो जाएगा सी, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अगला प्रश्न है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर की यहाँ बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर से किसका संबंध नहीं है। प्रतिरूप, कोण, सममिति, चौपड़। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। कोणों के बारे में प्राथमिक स्तर में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको अनौपचारिक विधियों द्वारा बताया जाता है, इसका औपचारिक विषय कुछ नहीं है उसमें। ठीक, अगला प्रश्न है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है सत्य है असत्य है। अगर असत्य है गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। सही है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणाएं किस प्रकार रचना करते हैं। सही है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के विषय में फीडबैक देती हैं। तो दोस्तों गणित में त्रुटियां अक्सर होती हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य। क्यों, क्योंकि बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणाएं किस प्रकार रचना कर रहे हैं, बच्चे समस्या का समाधान किस प्रकार कर रहे हैं। अगर वो जोड़ रहे हैं तो उसमें हासिल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, घटा रहे हैं तो कैसे घटा रहे हैं इससे। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और कक्षा 2 गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा की कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए कक्षा 1 और 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों आज का आपके लिए एक मिलता है चैलेंज प्यारा सा, आप दीजिए जवाब। बताइए एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मुझे पता है ये बहुत ही आसान जवाब है और आप लोगों को मालूम भी है क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का ये टॉपिक कि गणित की क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्या क्या समाधान है, एनसीएफ किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, तो दीजिए फटाफट इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। आप भले ही
आपको पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ पसंद की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको 15 नंबर लाने हैं। जब आपके 15 नंबर आ जाएंगे पेडागोगी में तो समझ लो आपको सब पसंद आ जाएगा। और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, वो कहीं परेशान ना हो। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भले ही आप सीटेट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें मुझे, पर अभी जब तक सीटेट का एग्ज़ाम तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।